नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो PYQs है उसको देखेंगे। इसका यह पहला भाग है। देखते हैं कितने भागों में जाता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में बांटा है। और हाँ, एक और बात कहनी कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था? तो हमारे पास दो शब्द हैं, पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। इन दोनों के बीच में समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात करने वाले व्यक्ति का नाम है अमलानंद घोष। आइए हम जानते हैं कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति क्या है। तो पूर्व या प्राक हड़प्पा संस्कृति एक होता है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति संस्कृति तीसरा होता है उत्तर हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। अगर हम पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समय काल की बात करें तो यह 3200 BC से लेकर 2700 BC तक माना जाता है। वहीं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो यह 2700 BC से लेकर 1750 BC तक माना जाता है। वहीं हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो यह 1750 BC से लेकर 1300 BC तक माना जाता है। पूर्व या प्राक हड़प्पा संस्कृति ग्रामीण से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था। शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था, अर्थात इसे हम कह सकते हैं संक्रमण अवस्था। वहीं अगर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो यह पूर्ण नगरीय सभ्यता थी। वहीं उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो घाटी सभ्यता के खत्म हो जाने के बाद वापस से सभ्यता ग्रामीण बन गई थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता की ओर अग्रसर हो गई थी। पूर्व या प्राक हड़प्पा संस्कृति के स्थलों की बात करें तो भारत में कालीबंगा, बनावली व राखी गढ़ी है। अगर भारत के बाहर बात की जाए पाकिस्तान की, तो वहाँ पे कोट दीजी व आमरी इत्यादि है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो हमारे सवाल है दुर्गीकरण यानी फोर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। शहरों को, जैसे ये शहर हैं, इनको इनके किनारे किनारे प्राचीर बना देना ही दुर्गीकरण कहलाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लगभग जितने भी शहर हैं उनमें हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो परिपक्व अवस्था में थे। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रारंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल जहाँ से दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं, तो वह हमारा उत्तर हो जाता है कालीबंगन। आइए हम थोड़े बहुत कालीबंगन के बारे में जान लेते हैं, जो इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। कालीबंगन, पहले तो इसके नाम के ऊपर जानते हैं। तो कालीबंगन का अर्थ होता है मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। इस आधार पर इसका नाम कालीबंगन पड़ा। इसकी उत्खननकर्ता के बारे में बात करें तो उत्खननकर्ता अमलानंद घोष थे, अमलानंद घोष। इस शहर के बारे में बात करें तो यह प्राक एवं परिपक्व हड़प्पा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से मिले हुए सामग्रियों की बात करें तो सबसे पहले हैं जूते, खेत, अलंकृत ईंटें, शल्य चिकित्सा, भूकंप के प्रमाण, कच्चे ईंटों
के बने घर, बने घर। इसी कारण से दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। बाकी हड़प्पा स्थल पे ईंटें पके हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घर बने थे वे कच्चे ईंटों से बने थे, जिस कारण से दीनहीन बस्ती कहा गया। और यहाँ से क्या मिलता है, तो बेलनाकार मुहर, बेलनाकार मुहर। एक विशेष बात यह है कि मकान तो कच्चे ईंटों से बने थे, लेकिन सड़कें जो थी वह पक्की ईंटों की बनी मिली, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ से एक तांबे का आक्रामक वृषभ भी मिला था, वृषभ यानी बैल भी मिला था। आइए, इतनी बातें हम लोगों ने कालीबंगन के बारे में देख ली। लगभग इतनी ही बातें हैं जो कालीबंगन में आपको याद रखनी है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण हमें लोथल से भी प्राप्त होता है, लोथल से भी प्राप्त होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? अभी अभी मैंने आपको 3 नाम बताया था, कालीबंगन, दूसरा राखीगढ़ी, और तीसरा बताया था आपको बनावली। ये 3 जो थे वो आपको ये 3 जो हैं जो प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका कालीबंगा। लोथल की बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, अहमदाबाद जिले में है। इसका उत्खनन एस.आर. राव ने किया था, और यह एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा, जो कि जिसे हम डॉकयार्ड बोलते हैं। आलमगीरपुर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था। वहीं लोथल की एक बात और कहते, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की बात करें तो यह पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा जो थे वह घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये सीधा फैक्ट है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी के लोगों को क्या कहकर बुलाते थे? तो वह था मेहुला। उन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल लगभग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। तो इनके मध्य जो हमारे पास नंबर है उनमें से एक है 2250 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। आइए कुछ विद्वानों का मत जान लेते हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया था। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण सबसे पहले इसमें जॉन मार्शल, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी किया था। वहीं अर्नेस्ट मैके की बात करें जो कि पुरातत्वविद थे, अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी माना था। एम.एस. वत्स की बात करें तो इन्होंने 3500 बीसी से लेकर 2700 बीसी समय निर्धारण किया था। एक व्यक्ति थे मार्टिमर व्हीलर, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मार्टिमर व्हीलर ने 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी इसका समयकाल माना था। रोमिला थापर की बात करें, तो इन्होंने 2300 से लेकर 1750 बीसी माना था। वहीं अगर एनसीईआरटी के माने तो इन्होंने 2500 बीसी से लेकर
1800 BC माना है। तो कुछ विद्वानों ने जिन्होंने काल गणना की थी यह है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आखिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो शिलालेख बिल्कुल भी नहीं, पकी हुई मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख वो तो अभी तक पढ़े ही नहीं गए हैं। तो हमारे पास बचता क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हमें केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पुरातात्विक खुदाइयों से ही पता चलता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया था कि यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ है? तो यह प्रथम व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 को यह बताया था। आइए कुछ लोगों के नाम जान लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक समय से जुड़े थे या बाद में जुड़े। जैसे सबसे पहली खोज किसने की थी? तो वो थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। दो भाई थे जिन्हें हम ब्रंटन बंधु कहते हैं। ब्रंटन बंधु कहते हैं। इसमें एक है विलियम ब्रंटन, एक है जॉन ब्रंटन। जॉन ब्रंटन ये दोनों रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग लाहौर के रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया। लाहौर के रेलवे लाइन में बिछाने में कर दिया। बाद में एक व्यक्ति हैं जिनका आप नाम जानते होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने 1854 और 1856 को इन स्थलों का दौरा किया था। कि इन्होंने 1861 में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। एक व्यक्ति हैं जॉन मार्शल। इन्होंने ASI का पुनर्गठन किया था और साथ में इनके ही देखरेख में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था। एक व्यक्ति आपको और जाननी चाहिए, उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द लिखा। सिंधु सभ्यता शब्द का उल्लेख किया था। अतः इतने नाम जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए थे, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, इनको हमने देख लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, अभी ऊपर मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने जो दो भारतीय थे वे थे राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से? बिल्कुल नहीं। मध्य ऐतिहासिक युग से? जी हाँ। प्रागैतिहासिक युग उन युग को कहते हैं जिसकी लिपि का कोई प्रमाण नहीं है। वहीं अद्यैतिहासिक उनको कहते हैं लिपि का अस्तित्व है लेकिन वह अपठ्य यानी पढ़ी नहीं गई है। ऐतिहासिक युग की बात करें तो लिपि भी मिली है और वह पढ़ा भी जा चुका है। इसमें हमें सिंधु घाटी, इसमें प्रागैतिहासिक काल
प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल से संबंधित, और इसमें आपके उत्तर वैदिक काल आते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम यह जान लेते हैं कि यह नाम किसने दिया। तो उन व्यक्ति का नाम था गार्डन चाइल्ड। ये गार्डन चाइल्ड वही हैं जिन्होंने नवपाषाण युग को नवपाषाणिक क्रांति एवं अन्न उत्पादक संस्कृति कहा था। तो हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रथम नगरीकरण का। अगर वहीं द्वितीय नगरीकरण की बात आती है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपदों का उदय हो रहा था, महाजनपदों का उदय गंगा घाटी में हो रहा था, गंगा घाटी में, वह द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अभी बताया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। उनकी पुस्तक का नाम था सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। उन्होंने इस पुस्तक में सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक। जॉन मार्शल की बात करें तो इन्होंने ASI का पुनर्गठन किया था। वहीं इनके ही नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने प्रारंभ किया था। अर्नेस्ट मैकी की बात करें तो इन्होंने चन्हुदड़ो नामक स्थान का उत्खनन कराया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा का स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। आइए हम हड़प्पा के कुछ स्थानों को देख लेते हैं तथा उनकी नदियों को तथा उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हड़प्पा। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने कराया था और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी ने कराया था और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगे डोर की बात किया जाए तो सुतकांगे डोर का उत्खनन कार्य 1927 में RL स्टाइन ने किया था और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। अगला देखते हैं तो चन्हुदड़ो जो कि 1931 में इसकी खुदाई हुई थी और इसके उत्खननकर्ता में 2 लोग हैं। एक है अर्नेस्ट मैके जो अभी हमने पढ़ा और एक NG मजुमदार। वहीं इस नदी की बात की जाए तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगले देखते हैं हम लोग रोपड़। इसकी खुदाई 1953 में की गई थी। उत्खननकर्ता थे इसके यज्ञदत्त शर्मा और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। वही राखी गढ़ी की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य 1969 में हुआ था और इसके उत्खननकर्ता थे सूरज भान व मुगल रफीक। और नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी। वहीं बनावली की बात की जाए बनावली का उत्खनन
1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था, आर.एस. बिष्ट ने किया था, और यह भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की बात की जाए, धौलावीरा तो यह गुजरात में है, और इसका उत्खनन कार्य 1990-91 में किया गया था, और इसके उत्खननकर्ता भी आर.एस. बिष्ट ही थे, आर.एस. बिष्ट ही थे। और यह मानहर और मानसर नदी के तट पर है, मानहर और मानसर नदी के तट पर अवस्थित है। अगर हम लोथल की बात करें, लोथल तो इसका उत्खनन कार्य 1957 में हुआ था, और इसके उत्खननकर्ता थे एस.आर. राव, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था, भोगवा नदी के तट पर स्थित था। आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। चलिए, हमने इतने सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को देखा तथा उनके उत्खननकर्ता और नदियों को देखा। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिमाणित होता है वह कैसी थी, यानी यह पूछना चाहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो राज व्यवस्था थी, वह शासन विधि थी, वह किस प्रकार की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मतंत्री एकात्मक। उस समय की राज व्यवस्था धर्मतंत्री एकात्मक थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन के अधिक स्थान को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्गनगर डैश में स्थित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर मिले, वे सभी के सभी दो भागों में विभाजित थे, दो भाग में विभाजित थे। पहले को बोलते थे दुर्ग या पश्चिमी टीला। एक था नगर जिसको बोलते थे पूर्वी टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग नगर इसी भाग में डिवाइड हैं, दुर्ग पश्चिमी टीला, नगर पूर्वी टीला। लेकिन कुछ नगर ऐसे भी थे जहां पर इनसे विभिन्नताएं थी, जैसे चनुदड़ो एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी विभाजन नहीं देखने को मिलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वे दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग और नगर। लेकिन चौंदड़ों में कोई भी विभाजन देखने को नहीं मिलता है। वहीं लोथल की बात करते हैं, लोथल की बात करें तो लोथल में एक ही रक्षा प्राचीर से सभी के सभी नगर घिरे हुए थे। वहीं धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा तो वहाँ शहर 3 भागों में विभाजित था, 3 भाग में विभाजित था। अतः यह दुर्ग और नगर से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्न थे जिनको हमने देखा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो जैसा हमें पता है कि राखलदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ये संबंधित थे, कियन दीक्षित यह भी संबंधित थे, एम.एच. वत्स यह भी संबंधित थे, लेकिन वी.ए. स्मिथ उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं थे। यह एक इतिहासकार थे और इन्होंने भारत की पहली सुव्यवस्थित तौर पे 1903 में भारतीय प्राचीन इतिहास पर पुस्तक लिखी जिसका नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। तो इनसे जुड़े ये फैक्ट हो गए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कें हमेशा पूरी तरह सीधी नहीं होती थी, वे एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। तो
यह प्रश्न पूरी तरह से गलत है। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें सदैव एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो एक ग्रिड पैटर्न का निर्माण करती थी, जिसे हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। वहीं दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो एक और असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार समान था। हाँ, यह कथन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो ईंटों का अनुपात था वह लगभग समान था, जो था 4:2:1। इसी अनुपात के सभी ईंटें बनाए जाते थे, अतः यह दूसरा कथन सही हो जाता है। आइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में पहली चीज आती है सड़क, जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। वहीं नगर विन्यास की बात की जाए तो यह दो भागों में बटा था। हमने देखा 2 भाग में बटा था, जिसे एक पूर्वी नगर व पश्चिमी नगर कहते थे। यह दुर्ग होता था और यह सामान्य निवास स्थान होता था। अगर नालियों की बात की जाए तो नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी, बनी थी तथा उनमें चूने और जिप्सम चूने या जिप्सम का लेप लगा था। वे स्वच्छता का बहुत ध्यान देते थे इस मामले में। भवनों की बात करें तो कुछ वहाँ भवन भी 2 प्रकार के थे। एक निजी भवन, दूसरा सार्वजनिक भवन। निजी भवन में लोगों के घर आते थे। लोगों के घर जो 1 मंजिला 2 मंजिला दोनों होते थे। सार्वजनिक की बात की जाए तो इसमें अन्नागार, स्नानागार इत्यादि को शामिल किया जाता है। ईंटों की बात की जाए तो पक्की ईंटें होती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था और उनका विन्यास 4:2:1 होता था। इतनी चीज़ें हम लोगों ने नगर नियोजन के बारे में देख ली। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आइए मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो है मोहनजोदड़ो, यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इनके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो थे राखल दास बनर्जी। और यहाँ से अगर प्राप्त वस्तुओं की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की यही है कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो सबसे पहले कांस्य की नर्तकी जो कि 14 सेंटीमीटर लंबी है और बनाने की विधि जो है उसको बोलते हैं लुप्त मोम विधि द्वारा वह बनाई गई थी, जिसको लास्ट वैक्स तकनीक कहते हैं। लास्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं उसको। दूसरी यहाँ पे पुजारी की पत्थर की मूर्ति। यहाँ से पशुपति शिव की
चांदी की मुहर, चांदी की मुहर तथा सेलखड़ी की भी मुहर यहाँ से प्राप्त होती है। सेलखड़ी की मुहर भी यहाँ से प्राप्त होती है। अगली देखा जाए तो यहाँ सभी घरों से कुएं प्राप्त होते हैं। कुएं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान था जहाँ से कोई कब्र नहीं प्राप्त हुआ है। कोई कब्र या समाधान नहीं मिलता है हमें। सूती वस्त्र का प्रमाण भी हमें यहीं से प्राप्त। और एक बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत वह थी अन्नागार, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ से हमें महान स्नानागार भी प्राप्त होता है। हमने मोहनजोदड़ो के बारे में इतनी सारी चीज़ें देख ली। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? अभी हमने देखा यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो महान स्नानागार के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो महान स्नानागार की विन्यास की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 11.89 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 7.01 मीटर है। वहीं ऊंचाई की बात की जाए तो यह 2.24 मीटर है। और एक बार प्रश्न पूछा था कि इसके सीढ़ियाँ किन तरफ है, तो इसके सीढ़ियों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सीढ़ियाँ जो हैं वह उत्तर एवं दक्षिण की तरफ हमें मिलती हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वह थी अन्नागार। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। यह अन्नागार दुर्ग में न होकर दुर्ग से बाहर नदी के तट पर थी। और इसके विन्यास की बात की जाए तो इसका विन्यास 45.17 मीटर लंबा व 15.23 मीटर चौड़ा था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से गिरा है? तो सबसे पहली बात की जो पशुपति की मुहर है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसकी चांदी की मुहर जो है पशुपति वाली वह भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। तो पशुपति मुहर की बात की जाए तो इसका आकार वर्गाकार था। बीच में एक योगी जो तपस्या में बैठा हुआ था और किसी लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। इसके नीचे हमें यहाँ 2 हिरन देखने को मिलते हैं। वहीं उसके दाएं तरफ हाथी, ऊपर की तरफ हाथी और नीचे की तरफ चीता। वहीं बाएं तरफ देखें तो ऊपर गैंडा और नीचे भैंसा देखने को मिलता है। आंसर देख सकते हैं कि चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी, जो ये 4 थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? हमने ऊपर अभी पढ़ा कि मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के समाधान का प्रमाण हमें नहीं मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांस्य की नर्तक की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त की हुई, कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वह मोहनजोदड़ो। अभी मैंने बताया कि इसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई 14 सेंटीमीटर, जो कि लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई गई थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मैंने ऊपर बताया कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ के प्रत्येक घरों से कुओं के अवशेष मिलते हैं।
तो इसका उत्तर भी मोहन जोदड़ो ही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऊपर बता चुका हूँ तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। निम्न स्थानों में किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृषभ मुद्रा यानी यूनिक, एक श्रृंगी पशु वाला, एक श्रृंगी पशु पशु वाली जो मुहर मिली थी, जो सर्वाधिक मुहर इसी के प्राप्त हुई थी। सर्वाधिक मुहर इसी आकृति की प्राप्त हुई थी। और हाँ, एक और तथ्य है कि सर्वाधिक मुहरें मोहन जोदड़ो से प्राप्त होती हैं। मोहन जोदड़ो से ही प्राप्त होती हैं। जो ऊपर छूट गया था, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। एक श्रृंगी पशु वाला जो मुद्रा है, यह भी हमें एक श्रृंगी पशु वाली जो मुहर है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहन जोदड़ो से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हम यहाँ तक लगभग 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और यह इसका भाग 1 था। आगे हम इसके और भी भाग लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिल सके। चलिए अब चलते हैं, अगली कक्षा मिलते हैं। नमस्कार।